दोस्तों वैसे तो हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का तीसरा टी20 जो मैच हुआ है उसके बारे में होने वाला है। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट चल रही है और जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ हुई है और जो मैच आज ख़त्म हो गया, अगर उसके बारे में बात ना करें तो ये टेस्ट क्रिकेट के साथ ज़्यादती होगी। दोस्तों थोड़ी सी बात इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ पे करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज लास्ट विकेट लेने के बाद मोहम्मद सिराज का वो दुख काफ़ी हद तक कम हो गया होगा जो वो तीसरे मैच में लास्ट विकेट पे आउट हो गए थे। जितनी खुशी उनको आज हुई होगी, उन्होंने वो सारा दुख, उनका गम जो है उस पर पानी डाल दिया होगा। आज इंडिया ये सीरीज़ 2-2 से बराबर करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन ये सीरीज़ इंडिया को जीत जानी चाहिए थी क्योंकि इंडिया ने पूरी सीरीज़ में इंग्लैंड से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इसका रिजल्ट 3-1 से इंडिया के फेवर में होना चाहिए था। अगर इंडिया थोड़े से अपने फैसले सही कर लेता टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से। इंडिया के पास जो फास्ट बॉलर बेंच पे बैठे हुए थे अर्शदीप सिंह और जो इनके स्पिनर थे कुलदीप यादव, अगर उनको ये प्रॉपर चांस दे देते इस सीरीज़ में तो हो सकता है कि ये सीरीज़ 2-2 नहीं बल्कि 3-1 से इंडिया जीत चुका होता। क्योंकि इंडिया ने बैटिंग में तो भरपूर मुकाबला किया है इंग्लैंड का, चाहे उनके कप्तान शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, केएल राहुल हो, या नीचे से ऋषभ पंत या रविंद्र जडेजा हो, सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इंडिया जहाँ पे मार खाया है अपनी बॉलिंग से मार खाया है। जिस जिस मैच में बुमराह खेला है वो मैच इंडिया नहीं जीता। बुमराह के बगैर इंडिया मैच जीत गया, जिसके हीरो, दोनों मैचों के हीरो मोहम्मद सिराज थे। अगर इनके साथ अर्शदीप सिंह खेल जाते तो हो सकता है कि इंडिया शायद ये सीरीज़ जीत भी जाता। लेकिन दोस्तों वाकई में इस टेस्ट सीरीज़ को देखने में बड़ा मज़ा आया। टेस्ट क्रिकेट जिस तरह होनी चाहिए थी बिल्कुल उसी तरीके से ये टेस्ट क्रिकेट हुई है। अगर इसी तरह मैचेस होते रहे तो यकीनन टेस्ट क्रिकेट कभी भी अपना जो मकाम है वो नहीं छोड़ेगी, चाहे कितनी ही टी20 क्रिकेट, टी10 क्रिकेट कुछ भी आ जाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का लोगों की नज़र में एक अपना ही मकाम है और वो हमेशा बरकरार रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो टी20 सीरीज़ हुई है और फाइनल मैच जो आज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से हरा दिया। दोस्तों आज पाकिस्तान की बैटिंग में साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। अब आप बताएं, पिछले एक मैच में ये दोनों ओपनर फ्लॉप हुए थे। उससे पहले पहले मैच में साइम अयूब ने 50 मारी थी, साहिबजादा फरहान वहाँ नहीं चले थे। एक दो मैच में नए लड़के जब फ्लॉप हो जाते हैं तो सोशल मीडिया पे फिर वही पुरानी बात स्टार्ट हो जाती है तो उन सीनियर्स को वापस लेके आया जाए, वो सीनियर्स जो इतने सालों से टीम के साथ थे। इस तरह अगर लोग करेंगे सोशल मीडिया पे तो आपके नए लड़कों को मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आपके नए लड़कों को कॉन्फिडेंस चाहिए और नए लड़कों में आपके ये दोनों ओपनर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ये बहुत अच्छे हैं। इन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को साबित भी किया है। साइम अयूब तो एक ऑलराउंडर के तौर पे इस सीरीज़ में हमें दिखाई दिए हैं। उन्होंने 5 या 6 विकेटें ली हैं इस सीरीज़ में, उसके साथ 100 रन से ऊपर किए हैं जिसमें 2 फिफ्टियाँ हैं। और फिर अगर साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो पिछले 6 टी20 मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें 3 में वो मैन ऑफ द मैच है और इस साल तो वैसे ही उनकी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। हमें थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा इन ओपनर्स के साथ। हाँ, अगर टीम में किसी की जगह नहीं बनती तो वो मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस पिछली सीरीज़ में भी फ्लॉप हुए हैं और इस सीरीज़ में भी वो फ्लॉप हुए हैं बुरी तरीके से। उनके नंबर ऊपर नीचे किए कि कहीं पे वो कुछ परफॉर्म कर जाएं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। अब सारा मसला ये आ जाता है कि मोहम्मद हारिस की जगह अगर कोई बैकअप विकेट कीपर लेके आना हो तो किसको लेके आएंगे। आपने साहिबजादा फरहान को एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा तो है, लेकिन वो तो विकेट कीपर है ही नहीं। इसके अलावा जो और यंग विकेट कीपर थे जिसमें हसीबुल्लाह खान थे, उनको आप वैसे ही साइड लाइन कर चुके हैं और पीछे बचते कौन है इसके अलावा फिर मोहम्मद रिजवान है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद रिजवान की इस वक्त टी20 टीम में वापसी मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी। हम बाबर आजम के हवाले से तो ये बात कर सकते हैं कि बाबर आजम अगर वापसी आ जाए टीम में, उन्हें नंबर 3 की पोजीशन पे पाकिस्तान खिला सकता है। उन्होंने अपनी बैटिंग में काफ़ी चेंजिंग भी की है जो हमें पिछले दिनों में नज़र भी आया। पीएसएल में भी हमने ये चीज़ देखी थी। वो किसी तरीके से पाकिस्तान की इस टीम में फिर भी फिट हो जाएंगे, एक स्टेबल बैट्समैन आ जाएगा। लेकिन बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान, इन दोनों का वापसी पाकिस्तान टीम में आना एक साथ नहीं बनता। मोहम्मद रिजवान को फ़िलहाल टी20 क्रिकेट से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन फिर मोहम्मद
हारिस का बंदा क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास विकेट कीपर तो है नहीं, और अब सर पे एशिया कप खड़ा है आगे, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। आपको डोमेस्टिक से कोई ना कोई कीपर लेके आना पड़ेगा, चाहे वो अब हसीबुल्ला खान ही क्यों ना हो, जिन्हें आपने साइड पे किया था। अगली सीरीज में अभी आपकी ट्रायंगुलर सीरीज है इसके बाद यूएई और अफगानिस्तान के साथ, उसमें आप हसीबुल्ला खान को मौका दे के देखें, हो सकता है वो टीम में फिट हो जाए, क्योंकि मोहम्मद हारिस वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो टीम में आ जाते हैं तो उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सीरीज़ में, तो हसन नवाज़ पाकिस्तान की एक ऐसी फाइंड है जो पाकिस्तान को जब भी हिटिंग की ज़रूरत होती है वो हसन नवाज़ को भेज देते हैं। अब उनको नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमने इस सीरीज़ में भी देखा है। कभी वो छठे सातवें नंबर पे आए हैं, कभी वो आज के मैच में वन डाउन भी आ गए, कभी वो चौथे पाँचवें नंबर पे भी खेलते हैं। तो ऐसा बैट्समैन एक टीम में होना चाहिए, और उनको इसी तरह फ्री हैंड देना चाहिए कि भाई जाओ और अपनी मर्ज़ी से खेलो। अगर जहां आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि नहीं आपसे हमें ये उम्मीद है, आप हमें विकेट पे रुको, इस तरीके से खेल के दो, तो उसका वो गेम ही नहीं है, फिर उसका वो गेम भी ख़राब हो जाएगा। हसन नवाज के अलावा अगर हम हमारे कप्तान की बात करें, सलमान अली आगा, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बड़े बड़े जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो साबिक प्लेयर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम राशिद लतीफ़ का है। राशिद लतीफ़ ने तो साफ ये बात कही है कि भाई सलमान अली आगा की तो जगह टीम में बनती ही नहीं है, आपने उसको कैप्टन बना दिया। पहले यही काम आपने बाबर आजम के साथ किया था, वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, अपना सोच रहे थे, जिसकी वजह से उनको खुद भी नुकसान हुआ और टीम को भी नुकसान हुआ। अब यही काम सलमान आगा कर रहा है। राशिद लतीफ़ का तो ये कहना था कि आप उसका डबल लेके आ गए हैं। और अगर हम वैसे सलमान आगा की परफॉर्मेंस देखें इस सीरीज़ में, तो उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई है, ना ही बांग्लादेश वाली सीरीज़ में आई है। लोगों का जो गिला है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कर लिया है तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ा मौका देना चाहिए। आगे एशिया कप है और एक ट्रायंगुलर सीरीज़ भी है, उसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस है नहीं इस वक्त। आप पुराने प्लेयर को वापसी ला के कैप्टन बना नहीं सकते, और फिर जिन अगले बंदे का जो नाम आ रहा है शादाब खान, उसकी अभी अपनी टीम में जगह नहीं बनती। तो सलमान आगा पे हमें थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा, देखते हैं कि आगे ये जाके क्या करते हैं। अगर हम ऑलराउंडर्स पे आएँ तो पाकिस्तान के जो मोहम्मद नवाज़ हैं, उनके ऊपर भी बहुत तनकीद हुई थी इस सीरीज़ में कि मोहम्मद नवाज़ आए तो बहुत गलत तरीके से, ये बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ इस सीरीज़ में उन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पिन कंडीशन थी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया है। उम्मीद करते हैं कि उनकी ये फॉर्म आगे भी जारी रहे, क्योंकि अब अगली सीरीज़ पाकिस्तान की वो भी दुबई में है, फिर उसके बाद एशिया कप भी है, जो स्पिनर के लिए मददगार होती हैं ऐसी कंडीशंस। हमारे पास मोहम्मद नवाज़ है, फिर इनके साथ खुशदिल शाह भी है, जिनको आज के मैच में मौका दिया था। अगर हमें इस तरह स्पिन कंडीशन ही मिलेगी आगे भी, तो खुशदिल शाह को भी टीम में रखना पड़ेगा आपको। अगर हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो फ़हीम अशरफ है। मेरा नहीं ख्याल कि फ़हीम अशरफ पाकिस्तान को सूट करेंगे इन कंडीशंस में जहां पाकिस्तान के मैच होने हैं। फास्ट बॉलिंग की इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है नहीं कि उनको एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया जाए। यहाँ पाकिस्तान को कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। फिर अगर हम बॉलिंग लाइन पे आए तो दोस्तों, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिन्होंने पिछली सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें सलमान मिर्ज़ा हो गए, अहमद दानियाल हो गए और अब्बास अफरीदी हो गए, उनको आपको मिक्स करना पड़ेगा अपने 15 लड़कों में, किसी भी तरीके से एक आध बॉलर को उसमें से। अब्बास अफरीदी को तो आपको लाजमी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनकी T20 में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। फिर सलमान मिर्ज़ा हैं, उन्होंने इस सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बांग्लादेश वाली सीरीज़ में। उनकी जगह आप सीनियर फास्ट बॉलर को लेके आए जिन्होंने इतना कमाल नहीं किया। ना शाहीन अफरीदी ने कोई इतनी खास बॉलिंग की है इस पूरी सीरीज़ में, ना ही हारिस रऊफ ने, ना ही हसन अली ने। आपको यहाँ भी कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और उन जूनियर्स को वापसी लेके आना पड़ेगा इस टीम में फिट करने के लिए, इस टीम का बैलेंस बनाने के लिए। फिर अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो दोस्तों, सुफियान मुकीम, सही बात अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान आज का मैच इसी बंदे की वजह से जीता है, सुफियान मुकीम की वजह से। अगर आप ओवरऑल सबकी बॉलिंग स्टेट्स देखें आज, तो उस बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए हैं, और एक मौका ऐसा आया था जब 3 ओवर में 40-41 रन चाहिए थे और होल्डर खड़े हुए थे। वही प्लेयर जिसने पिछला मैच आपके हाथों से ले लिया था, उसको सुफियान मुकीम ने उसी ओवर में बोल्ड मार दिया और 3 या 4 रन वाला ओवर करके गया वो बंदा। पूरा मैच आपको थाली में रख के दिया है सुफियान मुकीम ने।
और पूरी सीरीज में एक मैच में भी उस लड़के ने 4 ओवर में 20 रन से ज़्यादा नहीं दिए। अब आप सोचें आपने उसके साथ कितनी ज्यादती की थी पिछले मैचों में, जहां आपने उसको पूरी बांग्लादेश की सीरीज में बिठा के रखा। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी और मैं अब भी ये बात करूंगा कि अगर बांग्लादेश की सीरीज में सुफियान मुकीम को पहले मैच में मौका मिल जाता तो पाकिस्तान वो 110 रन भी बचा लेता और पाकिस्तान वो सीरीज भी जीत जाता। लेकिन सुफियान मुकीम के ऊपर उस वक्त ना कोच का इतना कॉन्फिडेंस था, ना ही कैप्टन का इतना कॉन्फिडेंस था। आज मैच के बाद सलमान अली आगा जिस तरह सुफियान मुकीम की तारीफ़ें कर रहे थे, यही सपोर्ट की ज़रूरत उनको उस वक्त भी थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आगे भी इस यंग लड़के को इतना ही सपोर्ट करें। इसके साथ आपके पास अबरार अहमद भी बेंच पे बैठे हुए हैं। हो सकता है आपको इन दोनों बॉलर्स को भी एक साथ खिलाना पड़े अगली सीरीज़ में और एशिया कप में। तो पाकिस्तान को अपनी रिसोर्सेज अच्छी तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देना जितना आपको स्पिन बॉलर्स और स्पिन ऑलराउंडर्स पे देना है। यही बॉलर्स आपको आगे जाके एशिया कप भी जितवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम में क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए नेक्स्ट ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।